तो आज का ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी की एक बड़ी वीडियो पर है। लोग कहते रहते हैं मुझे कई बार कि आप उनके शॉर्ट वीडियो पे वीडियो बनाते हैं और उसका कुछ का अर्थ कुछ लगाते हैं। तो आज मैंने उनकी आधा घंटे की एक वीडियो ली है और उसका मैं बना रहा हूँ। मतलब सबसे एक ही निकलता है। वो चाहे आप उनकी 1 मिनट की वीडियो ले लो, 5 की ले लो, आधे घंटे की ले लो, 1 घंटे की ले लो, और चाहे उनकी 25 किताबें सुन लो। इस वीडियो में वो खुद भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है। और उनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो में कह रहे हैं क्योंकि किसी ने कोई सवाल पूछा है सिस्टम के बारे में, लोगों के बारे में। तो उनके इस वीडियो का टाइटल भी है कि इस सिस्टम को सुधारो नहीं बल्कि पूरा ही गिरा दो। टाइटल तो ऐसा है, लेकिन अंदर वो वीडियो में क्या कह रहे हैं वो समझने जैसा है। और उससे हम देखें कि ये किसी नेगेटिविटी में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा खुद आचार्य प्रशांत जी का ही मानना है इस वीडियो में कि उनकी वीडियो को देखकर अधिकतम लोगों को यही लगेगा कि ये आदमी बहुत नेगेटिव है। माने आचार्य प्रशांत जी बहुत नेगेटिव हैं, ऐसा ही उन्हें लगेगा। ऐसा आचार्य प्रशांत जी को भी लगता है कि उनकी बातों से ऐसा लगे। अब कुछ अध्यात्म के नाम पे कुछ ऐसा है कि जो कुछ थोड़े से लोगों को समझ में आता है, अधिकतम को नहीं आ रहा है। देखें, उनकी जो बातें हैं उन्हीं को समझने का प्रयास करते, देखते हैं हम लोगों को भी समझ में आती हैं या नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक आदमी ने सवाल पूछा, उसने बोला कि आप ऐसे कर्म करने की बात करते हो जिसमें 3 कंडीशंस हैं कि पैसा ना भी दें तो भी हम करेंगे। माने कोई ऐसा काम कि जो अगर कोई हमें उस काम करने के पैसे ना भी दे तो भी हम उस काम को करें तो वो अच्छा काम होगा इनके हिसाब से। दूसरी कंडीशन कि अगर सोसाइटी की इमरजेंसी हो, है ना, सोसाइटी में कोई इमरजेंसी हो गई है और उस इमरजेंसी को दूर करने के लिए हम कोई काम करें तो उसे ये काम बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। तीसरा है कि वो कार्य अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। माने या तो किसी और के स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो या सोसाइटी के स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो, सीधे व्यक्तिगत तौर से आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये ऐसे कर्म करने की बात करते हैं जिसमें ये 3 कंडीशन, मतलब आदमी पैसे के लिए काम करता है तो वो उस काम को ये काम नहीं कह रहे। सोसाइटी की अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और दूसरे काम हो रहे हैं उन्हें ये काम नहीं बोल रहे हैं। और अपने आपके अपने स्वार्थ करने के लिए जो आप काम करते हैं उसे भी ये काम नहीं बोल रहे। जो इनकी ये जो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं जिन काम के लिए, जिस काम के लिए, वो उसमें ये 3 कंडीशन जुड़ी। कुल मिला के देखा जाए तो इसे बोल सकते हो आप समाज से जुड़ा हुआ काम। क्योंकि पहली कंडीशन भी वो है कि अगर समाज को फायदा हो रहा है, आपको नहीं भी हो रहा है सीधे, तो उस काम को करना चाहिए। सोसाइटी की कोई इमरजेंसी है उसे करना ही चाहिए, सही बात है। और अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ ना भी हो, सोसाइटी के लिए फायदेमंद है तो करना चाहिए। तो मतलब इन तीनों को अगर आप सम अप करो, तीनों कंडीशंस को, तो ये सोशल उस पे जाएंगी, सोशल पे या समष्टि पे। अगर इसमें दूसरी जो प्रजातियां हैं उनको भी आप जोड़ लें तो, क्योंकि वो इस वीडियो में दूसरी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं, तो उन प्रजातियों को भी जोड़ लें अगर समाज में, मनुष्य समाज के साथ साथ पशु पक्षी और दूसरे जो समाज हैं उन्हें भी जोड़ लिया जाए तो सबकी बेहतरी के लिए जो कार्य हो वो करना चाहिए। बात तो ठीक है मोटी मोटी सी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोग ऐसे हैं? लोग बोले तो जो कॉन्शियसनेस है, पशु पक्षियों में हम देखते हैं कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं मैक्सिमम। कोई एक आध घटना कहीं आ, अपवाद के रूप में दिख जाए तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। जो मेजोरिटी ऑफ द पशु पक्षी हैं वो अपने स्वार्थ के हिसाब से ही काम करते हैं, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। मनुष्य में आ जाते हैं तो मनुष्य में भी अधिकतम जो मनुष्य हैं वो अपने लिए अथवा अपनी फैमिली के लिए ही काम करते हुए देखे जाते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। और इनकी ये आधी घंटे की वीडियो सुनने के बाद भी आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि ऐसा आचार्य प्रशांत भी अनजाने ही मान रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं अनजाने ही, जानने में नहीं आ रही उनकी बात, पर मान रहे हैं क्योंकि
उनके सामने जो परिणाम आ रहा है उसको वो नकार नहीं सकते। तो मनुष्य समाज में भी अधिकतम जो लोग हैं वो अपने हित के लिए, माने अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। अधिकतम लोग, अब बोले तो इसमें 90% लगा लो। अब बाकी बचे 10% लोग, और ये मैं ज्यादा ही लगा रहा हूँ 10% आज के हिसाब से, बाकी बचे 10% लोग वो इन 3 कंडीशंस में खरे उतर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आचार्य प्रशांत जी को ये फैक्ट ढंग से क्लियर नहीं है कि इस धरा पे अधिकतम जो जीव हैं, जिसमें 90% तो मनुष्य और बाकी तो 100%, वो सभी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही एक्टिव होते हैं, कर्म कर प्रयासरत होते हैं। उसी के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जितनी भी क्षमताएं हैं उनके पास, उसका वो उपयोग करते हैं। इस फैक्ट को, इस तथ्य को वो अपने संज्ञान में रख नहीं रहे, इस वास्तविकता को वो अपने संज्ञान में ले नहीं, है ना। इसको अपने संज्ञान में ना लेने से आगे क्या गलती हो रही है उनसे, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं वो, कि समाज अपने स्वार्थों के लिए चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए। माने बार बार वो कह रहे हैं इस बात कि समाज जो है, और यहाँ समाज बोले तो मेजोरिटी ऑफ द, क्योंकि वो खुद तो नहीं चल रहे हैं, उनके साथ और भी जो कुछ लोग जुड़े हैं वो तो नहीं चल रहे हैं, है ना, उनको ऐसा मानते हुए। तो मतलब अधिकतम जो मनुष्य हैं इस धरती पर, क्योंकि लगभग 8 अरब लोग, 7 से 8 अरब लोग हैं, और जिसमें से आचार्य प्रशांत जी के होंगे ऐसे कोई 1 लाख 2 लाख ऐसे लोग होंगे जो उनसे इस कदर सहमत होंगे। तो ये डाटा बहुत कम है, मतलब 0.001% के हिसाब से ऐसा बैठेगा, मतलब नेग्लिजिबल लोग हैं। मैंने तो 10% लगा दिया ऐसे ही, क्योंकि उनकी अभी बातें शायद पूरी दुनिया में नहीं पहुंची हैं, तो थोड़े से लोग और आ जाएंगे। तो 1% लगा लो, चलो 1% 2%। बाकी 98% जो लोग हैं वो अपने स्वार्थों के लिए ही प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं और व्यवस्था को चलाए हुए हैं इनके हिसाब से, जो कि ऐसी नहीं चलनी चाहिए। अगर आप उन 98% से भी पूछो कि जैसी व्यवस्था चल रही है क्या ऐसी ही चलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल है मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनमें से भी बोलेंगे कि नहीं, ऐसी तो नहीं चलनी चाहिए, इसे ठीक होना चाहिए। क्योंकि 90% लोग गरीबी में जी रहे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग अमीरी में जी रहे हैं। उनसे जब आप पूछोगे तो वो दूसरे दृष्टिकोण में बताएंगे कि भाई सबकी जिंदगी अमीरों के जैसी होनी चाहिए, ऐसा कोई बदलाव होना चाहिए, ऐसी कोई नई व्यवस्था आनी चाहिए। तो जब वो 90% लोग बोल रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, तो वो इस आधार पे बोल रहे हैं कि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ना रहें, और जो सुख सुविधाएं हैं नहीं वो आ जाएं। वो इस अर्थों में बोलेंगे। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कुछ और ही दूसरे अर्थों में बोल रहे हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी व्यवस्था तो नहीं चलनी चाहिए जैसी अभी चल रही है, तो उनका कुछ जो कहना है वो है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं वहाँ उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उनके हिसाब से, अब ये आंकड़ा कितना सही है मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया है। उनके हिसाब से हर दिन में 1,000 से अधिक स्पीसीज सदा के लिए नष्ट हो रही हैं, मतलब जड़ से समाप्त हो जा रही हैं। 1,000 हर दिन, तो 365 दिनों में और फिर सालों में, मतलब बड़ी मात्रा में एक्सटिंक्ट हो रही है, माने जड़ से समाप्त हो रही है, मतलब सदा के लिए, अब वो दोबारा से कभी नहीं आएंगे। उसके ऊपर ध्यान है। दूसरा एक उन्होंने जैसे सब्जी वाले का एक उदाहरण लिया था कि भाई सब्जी वाले से भी जाके पूछोगे तो वो भी बोलेगा कि भाई जैसी चल रही है ऐसी तो चलने दो, इसे बेहतर कर सकते हो तो बेहतर करो। और जब सब्जी वाला बेहतर करने की बात कर रहा है तो वो ऐसी बात कर रहा है कि जैसे अमीर आदमी जी रहा है, भाई मुझे भी जीने को मिलना चाहिए, है ना, वो सुख सुविधाएं मुझे भी मिले और मुझे जो दुख दुविधाएं हैं वो ना मिले। वो तो इस आधार पे कह रहा है, वो कह रहा है कि व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के तो और स्थिति खराब हो जाएगी। बिना व्यवस्था के ना वो सब्जी उगा पाएगा ना बेच पाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, माने वो तो और ज्यादा खराब हो जाएगा आज से। अगर आप उसको ऐसा बोलते हो कि नहीं ये जो व्यवस्था चल रही है इसको तो नष्ट करो, अगर आप उसे ये नहीं बताते कि चलो इसे तो नष्ट करें मगर इसके ऑल्टरनेटिव में क्या लेके आए, तो जैसे ही ऐसा पूछा जाता है तो आचार्य प्रशांत जी भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव ना पूछो, ऑल्टरनेटिव ना पूछो,
अभी जो खराब चल रहा है इसे रोको पहले। भाई सवाल तो यही है, क्योंकि जब समाज है तो उसे चलने के लिए एक व्यवस्था की दरकार होती है। बिना व्यवस्था के कोई समाज चल नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर इस व्यवस्था को रोक दिया जाए, फिर तुरंत ही सवाल उठेगा ना कि अब आगे क्या। उसका जवाब इनके पास है नहीं व्यवस्था के रूप में, और ये कहते हैं कि उसकी जरूरत भी नहीं है। उसमें हम आगे आएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि दुनिया जैसी अभी चल रही है इसी को पाप कहते हैं। थोड़ा सा देखा जाए कि चलो उद्योग वगैरह तो अभी आ गए हैं, ये पेट्रोल डीजल और ये वातावरण जो जिसमें प्रदूषण मुख्य है, तो प्रदूषण रूप से जो खराबी आ रही है, ये तो अभी मुश्किल से 150-200 साल की देन है। इसके पहले तो इस तरह के ना कोई उद्योग थे ना कुछ था, खेती बाड़ी थी और उसी में लोग जीते थे। तब भी 90% से ज्यादा लोग गरीबी की हालत में जीते थे। तब तो गुलाम भी होते थे। अब तो कम से कम उस तरह के गुलाम नहीं है। उस समय तो ज्यादा हालत खराब थी। तब तो ये पर्यावरण की प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। तो क्या ये उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वैसे ही हो जाओ? नहीं, आप नीचे जाके देखेंगे कि नहीं, व्यवस्था के मामले में इनका कोई क्लियर आइडिया नहीं है। जैसे पूछते हैं कि भैया चलो सब्जी वाला भी इसमें फंसा हुआ है, अंबानी भी फंसा हुआ है, हमारे पड़ोसी भी फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, सब इस व्यवस्था में फंसे हुए हैं। मान लिया आपकी बात, लेकिन अब इससे और आगे क्या बेहतर हो सकता है, इस पर भी वो बोलते हैं आचार्य प्रशांत जी के। इससे नेक्स्ट बेहतर का क्या मतलब है? पहले तो इसे रोको। पहले तो जो व्यवस्था चल रही है इसे रोको। रोको मतलब कैसे रोको? कैसे? क्या करें रोकने के लिए? जो सारे काम कर रहे हैं वो करने बंद कर दें। जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं वो व्यवस्था चलानी बंद कर दें। जो खेती कर रहे हैं वो खेती करना बंद कर दें। जो दुकान चला रहे हैं वो दुकान चलाना बंद कर दें। जो देश की देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो सुरक्षा करना बंद कर दें। जो देश के अंदर पुलिस वाले सुरक्षा में लगे हैं वो सुरक्षा करनी, मतलब क्या बंद कर दें? जैसे मुझे बोले हैं कि सब बंद कर दो, तो माने मैं क्या बंद कर दूं? मैं जो कोई नौकरी पर जाता हूँ वो नौकरी करना बंद कर दूं? कोई जो बिजनेस कर रहा होगा वो बिजनेस करना बंद कर दे? जो कोई खेती कर रहा होगा वो खेती करना बंद कर दे? मतलब क्या कर दे? कोई दुकान चला रहा होगा वो दुकान चलाना बंद कर दे? कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा होगा वो रिसर्च करना बंद कर दे? क्या बंद कर दे? इनसे अगर ये इस तरह के प्रश्न पूछो तो बता नहीं पाएंगे कि क्या बंद करने की बात कर रहे हो, क्योंकि हर चीज से आदमी जुड़ा हुआ है। हर आदमी कहीं ना कहीं सेट है, और अगर वो एक महीने भी वो काम ना करे, उसकी जो आय है माने उसका अगला महीना कैसे चलेगा? जो एक आदमी अंबानी की कंपनी में जाके काम करता है, एक लेबर जो कहीं जाके काम करता है, सारे काम ड्रॉप कर दिए जाएं तो इनका घर कैसे चलेगा? इन्हें खाना कहाँ से आएगा? कौन देगा? ये देने जाएंगे? क्या होगा? कहाँ से होगा? इनके पास कोई रूपरेखा नहीं, कोई प्रारूप नहीं है। कैसे रोक दें? तो इसे रोकने से अचानक जो होगा आपने देखा ही था कि थोड़ा सा रोका था मोदी जी ने, वो डिमोनेटाइजेशन करके, तो 2-3 महीने कैसी हालत हो गई थी लोगों की। लोगों के पैसे खत्म थे। वो तो उस समय पेटीएम और ये सब चल पड़ा, अगर ये नहीं होता तो और भी ज्यादा हालत खराब। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे थे सुबह से और शाम तक, मर भी गए 150-200 लोग से ज्यादा। ये तो एक हल्के से एक काम को रोका था, एक मुद्रा को बस। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ रोक दो, फिर क्या होगा? क्योंकि कम से कम उस समय पे काम तो चल ही रहे थे, कंपनियां चल रही थी, भले ही उधार में चल रही थी गाड़ी, तब भी इतनी दिक्कत आई। तो इनके पास उसका, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट ठीक करना ही नहीं है, बेस्ट के लिए सोचना है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट। अब सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है वो इनको मालूम नहीं, लेकिन जिसे ये बेस्ट बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, उसके बारे में आखिरी में बात आएगी तो देखेंगे कि अरे इसे ये बेस्ट कह रहे हैं। तो उसे भी चर्चा करके देखते हैं, जांच के देखते हैं कि उसमें क्या बेस्ट है। देखो आइए आगे। तो ऑल्टरनेटिव का प्रश्न पूछना बेकार है इनसे। क्यों बेकार है? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है, इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है नहीं, और ये उसके लिए सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी समझ में व्यवस्था प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये व्यवस्था को ही रोकना चाह रहे हैं। ये एक विरोधाभास। इनसे पूछो कि क्या ये व्यवस्था प्रॉब्लम है, बोलते नहीं। तो कौन प्रॉब्लम है? आदमी प्रॉब्लम है। तो फिर व्यवस्था रोकने की बात क्यों कर? फिर तो आदमी में जो प्रॉब्लम है उसके इलाज की बात करो। वो उस विकल्प को, फिर व्यवस्था रोको, ये जो चल रही है इसे रोको रोको, रोक दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आदमी में प्रॉब्लम है तो जैसे आदमी ठीक होगा वो इसको ठीक कर लेगा, अगर ऐसा है तो। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? चलें आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भाई देखो,
आदमी खराब है, आदमी जिस केंद्र से व्यवहारित हो रहा है वो केंद्र खराब है, वो अहंकार है। और ये उसी अहंकार से बात कर रहे हैं, अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। माने हमारे और आपके अंदर कोई कई केंद्र हैं, कम से कम दो केंद्र हैं। एक केंद्र वो है जो अभी है, जो खराब है, और किसी सही केंद्र पर जाना है। और वो सही केंद्र क्या है उसका भी ठीक से इनको मालूम है। आगे बढ़े, कह रहे हमें पूरी एक नई शुरुआत चाहिए। कूद के फिर से व्यवस्था पे आ जा रहे हैं कि एकदम से नई व्यवस्था चाहिए। और चाहिए तो फिर वो व्यवस्था का प्रारूप तो रखो कि नई व्यवस्था क्या चाहिए। अगर वो बेहतर होगी तो लोग रिप्लेस कर ही लेंगे, क्योंकि पीछे से रिप्लेस करते आए ही हैं। जंगली व्यवस्था से कबीलाई व्यवस्था बेहतर थी तो उसको रिप्लेस किया, कबीलाई से राज व्यवस्था बेहतर थी तो उसको रिप्लेस किया, राज व्यवस्था से अब गणतांत्रिक व्यवस्था बेहतर है वो भी रिप्लेस किया, और इससे बेहतर भी आगे कोई दूसरी व्यवस्था का विकल्प कोई देंगे तो उसे भी चेंज करेंगे। लोग करते तो आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि किया नहीं है। अल्टीमेटली वो चेंजेस हुए हैं, वो व्यवस्था में ही चेंजेस हुए। फिर कह रहे हैं कि सब लोग जब खराब ही हैं, सब लोगों के केंद्र ही खराब हैं, तो भैया उसी को ठीक करना होगा। अब इसको देखें कि आपके अंदर जैसे क्या खराबी है। मैं अगर अपने अंदर देखने चलूं तो मेरे अंदर क्या खराबी है। मैं सुखी रहना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई खराबी है? इसमें क्या खराबी हो सकती है? मैं समाज के प्रति अपना कोई दायित्व अनुभव नहीं करता, क्या ये मेरी खराबी है? ये तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि नहीं आता उसमें समाज। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2% लोग ऐसे होंगे जो इन कार्यों को करने में रुचि रखते होंगे कि जिसमें एक भी पैसा ना मिले तो भी आदमी काम करे, सोसाइटी की इमरजेंसी हो, और अपने से कोई सीधा स्वार्थ उस कार्य से ना जुड़ा हो। ये करने का जो पर्सनैलिटी है वो तो जो सोशल टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर ये बात होती है, और वो करते भी हैं। वो आज से 1000 साल पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इस काम करने का मुझे कोई पैसा थोड़ी देता है, लेकिन अब मैं ऐसी अपेक्षा करने लग जाऊंगा अब हर आदमी ये काम करेगा, तो ये तो मेरी नासमझी हो जाएगी, है ना। जैसे मैं दूसरे जीव जंतुओं से ऐसी अपेक्षा करने लगूं कि वो मनुष्य की सोसाइटी के लिए काम करने लग जाए, नहीं करेंगे वो, क्योंकि इस प्रकार की वहां पे कोई क्षमता ही नहीं है। उनका अहंकार, और यहाँ अहंकार से मतलब है आपका व्यक्तित्व, ऐसा उनका है ही नहीं, पैदाइश ही नहीं है ऐसा। तो मनुष्य में भी जो कम से कम 70-80% से भी ज्यादा लोग या तो अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले होते हैं या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए। इसके आगे उनके अंदर कोई रुचि नहीं होती है। वो कभी मजबूरी में करने लग जाए तो अलग बात है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए तो वो भी जुड़ जाते हैं उन सामाजिक लोगों के साथ कुछ देर के लिए। नहीं तो जब तक स्थिति अप टू इमरजेंसी नहीं होती है तब तक हर आदमी अपने स्वभाव से ही बरतता रहता है ना। गुणान गुणेषु वर्तन्ते है ना, ये गीता पढ़ाते हैं, लेकिन कोई कोई बातें उसमें सही लिखी हैं तो उसको ये ध्यान नहीं देते। भाई गुण ही गुणों में बरतते हैं ना, बाहर क्या है, सब ये सब गुण ही है। हर चीज एक गुण, कुछ ना कुछ गुण लिए हुए है, हम भी कुछ गुण लिए हैं, तो ये गुण इन गुणों में बरतेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अगर मैं व्यक्तिगत मेरा व्यक्तित्व है या पारिवारिक लेवल का व्यक्तित्व है, तो मैं अपने अथवा परिवार के स्वार्थ के लिए ही सोचूंगा, उसी के लिए क्रियामान होऊंगा। समाज मेरी पर्सनैलिटी में आता ही नहीं है, तो मैं भला उसके लिए क्यों सोचूंगा, क्यों काम करूंगा? मेरी क्षमता में नहीं आता है, मेरी जो आंतरिक सोच समझ है उसमें आता ही नहीं है वो, तो कैसे होगा? तो 70 से 80% लोग इस बारे में ना सोचेंगे ना करेंगे। हाँ, कभी बहुत जरूरत होने पे जो ऊपर के 10-20% है वो जो करने लगते हैं तो वो उनको फॉलो कर लेते हैं कुछ हद तक। इससे ज्यादा उनसे और कोई अपेक्षा करना उनके साथ में जुल्म भी है और नाइंसाफी भी है। और आप कितनी अपेक्षा करते रहो, जहां जो गुण नहीं है वहां से वो अभिव्यक्ति कैसे निकलेगी? हम्म? अंडे में से लौकी की अभिव्यक्ति कैसे निकलेगी? अंडे में से तरबूजे का स्वाद कैसे आएगा? क्योंकि अंडे का गुण अलग है, तरबूजे का गुण अलग है। तो वैसे ही जो अधिकतम लोग हैं वो या तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्यरत होते हैं या परिवार की। इससे ज्यादा अधिकतम लोगों की स्थिति होती ही नहीं है, बाई बर्थ नहीं होती है।
तो अब उनसे ये अपेक्षा करना कि पहले ये उन सब लोगों को, उनके केंद्र को सुधारेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसा ही है जैसे कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मतलब ये जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा कह रहे हैं कि सारे अंडों को, मुर्गी के सारे अंडों को जब तक मैं तरबूजा और लौकी नहीं बना दूंगा तब तक ठीक नहीं होगा कुछ। अब ऐसा है नहीं, क्योंकि इस प्रकृति में सब रहता है। यहाँ अंडा भी रहता है, यहाँ तोरई भी रहती है, यहाँ लौकी भी रहती है, यहाँ करेला भी रहता है। ये प्रकृति बहुत बड़ी विविधता से भरी है। यहाँ नई स्पीसीज आती रहती हैं, पुरानी जाती रहती हैं। कई स्पीसीज नष्ट हो जाती हैं, कई स्पीसीजों का जन्म भी हो जाता है। अब इन्होंने बताया तो पीछे कि एक दिन में 1000 प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, लेकिन अब ये इनको नहीं पता कि कुछ पैदा भी हो रही होंगी, क्योंकि जो पैदा हो रही है उन्हें विज्ञान जानेगा तब बताएगा। कोई आइडिया लगा के तो बता दिया कि जो नष्ट हो रही है। दूसरा कि इस प्रकृति में हर चीज एक, मतलब कोई भी प्रजाति को एडजस्ट करने के लिए एक टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत सारे जो फैक्टर हैं उनका एक समावेश चाहिए होता है। अगर वो उनके अनुरूप रहता है तो वो जीवित रहती हैं, अगर वो उनके अनुरूप से इस कदर प्रतिकूल हो जाता है, खत्म होने लगती हैं। तो ये प्रकृति में ऐसा सिस्टम है। अब आगे जो मैं आपको बता रहा था कि ये बात इनको खुद भी अनजाने मालूम है क्या, कि अगर ये उस रिक्शे वाले से भी पूछेंगे जाके कि भाई ये व्यवस्था चलनी चाहिए क्या, तो वो भी इनको यही कहेगा कि इसे तो चलते रहने दो भाई, क्योंकि इससे उसकी जो भी रोजी रोटी चल रही है चल पा रही है, जो भी चल रही है। अगर ये व्यवस्था हट आई तो जो भी रोजी रोटी चल रही है वो भी चलनी बंद हो जाएगी। वो तो वो नहीं चाहेगा, वो आपसे फिर वही बोलेगा कि विकल्प आप रखो। और हम लोग ये देख सकते हैं पूरे इतिहास में पीछे, कभी एक आध बार कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो मैं कहता नहीं, नहीं तो हमेशा ही व्यवस्था का विकल्प रखा जाता है। तभी अगर वो विकल्प बेहतर है तो पहली व्यवस्था को रिप्लेस करता है। आध्यात्मिक लोग तो सदा से ऐसी बात करते आए हैं कि आदमी को बदलो, आदमी को बदलो, आदमी को बदलो। वो व्यवस्था के बारे में सोचते नहीं, देखते नहीं, वो बस यही यही राग अलापे हुए हैं कि आदमी को बदलो, आदमी को बदलो, आदमी। आप देख लो पूरे हिस्ट्री में उठा के, वो यही राग अलाप कि आदमी खराब है उसको बदलो, आदमी खराब है उसको बदलो। लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, व्यवस्था अगर हम बदलेंगे तो उससे आदमी की अभिव्यक्ति में अपने आप अंतर आता है। इसके लिए उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो आपको भी समझ में आएंगी। देखो, एक आदमी, हम पहले छोटी छोटी चीजों को लेते हैं, झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने की क्रिया को लेते हैं, चोरी करने की क्रिया को लेते हैं, मर्डर की क्रिया को लेते हैं। इन 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 क्रियाओं को कुछ उदाहरण के रूप में लेके हमें समझ में आएगा कि वही आदमी आदमी वही है, और वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से व्यवहारित होता है। आदमी वो का वही है, उसका कोई अहंकार नहीं बदल गया, कुछ नहीं बदल गया, वही का वही है। उदाहरण के लिए एक आदमी है जो, जिसका सब ठीक चल रहा है ना, एक नौकरी करता है, वो नौकरी पे जा रहा है और वहां से जो भी उसको मेहनताना मिल रहा है लाके अपना घर चला रहा है, जी रहा है, उसका एक एवरेज चल जा रहा है। अचानक क्या होता है कि रिसेशन आ जाता है, जैसे 2008 में यहाँ आया था। भारत में उसका असर कम हुआ था, बाहर ज़्यादा हुआ था, पर उदाहरण के लिए समझ। तो अब क्या हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। उसने और नौकरी दूसरी जगह पे कोशिश की, कम पैसे में भी की कि चलो जितनी तनख्वाह में पहले करता था उससे कम तनख्वाह में भी मिल जाए, नहीं मिली। अब ये आदमी क्या करेगा? क्या ये आदमी वैसे ही व्यवहार कर पाएगा जैसा कि जब इसके पास वो जॉब थी तब कर रहा था? नहीं। अब इसके अंदर ख्याल आएंगे कि कहीं चोरी कर लूं, एटीएम का ताला तोड़ लूं, किसी चलते हुए आदमी को ठग लूं, किसी की दुकान में से गल्ला ठग लूं, यही सब आएगा ना इसके अंदर। आदमी वही है, नौकरी जाने से इसका अहम नहीं चेंज हो गया है, वही अहम है जो नौकरी करते समय था। अच्छा, जब भी नौकरी कर रहा था तो उस समय इसके कोई 100 रुपये लेके भी भाग जाता तो इसे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन अभी जैसे तैसे ये घर चला रहा था, कहीं से उधार पैसे लेकर आया, किसी ने दिए 200-400 रुपये उधार, और ये लेके जा रहा था, और ऐसे ही दूसरा एक माहौल का मारा हुआ उसके पैसे चुरा के भाग गया। अब ये उस आदमी के पीछे भागेगा कि नहीं भागेगा, और उससे उसका मर्डर करके भी अगर पैसे वापस लेने पड़े तो लेने का प्रयास करे। जबकि जब इसकी जॉब जा रही थी, जब नहीं इतनी ये इतना रिस्क उठाता कि चलो 500 रुपये लेके भाग गया तो कोई नहीं, रिपोर्ट वोपोर्ट लिखाता, फॉर्मेलिटी पूरी करता, मगर लेकिन अभी तो वो 500 रुपये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उधार है।
अब और मिलेंगे भी नहीं, और घर नहीं चलेगा, और घर में लोग भूखे बैठे हैं, बीमार हैं, तो दवाई नहीं है उनकी, मरने की स्थिति हो रही है। अब ये आदमी ऐसी स्थिति में झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही आदमी है जो अभी कुछ दिन पहले नौकरी लगी हुई थी तो ठीक ठाक जी रहा था। ये उदाहरण है इस तरह के। आप खुद भी देखें कि आप भी जब कभी झूठ बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं। भाई आपका ऐसा केंद्र है कि आपसे झूठ ही निकलता है। जैसे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तू रुमाल भी खरीदेगा तो गलत ही खरीदेगा, तू सांस भी लेगा तो गलत ही लेगा, तू कुछ खाएगा भी तो गलत ही खाएगा, तू कुछ करेगा तो गलत ही करेगा, क्योंकि तेरा केंद्र गलत है। क्या ऐसा है सच में? क्या आप सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते हो? क्योंकि अगर आपका केंद्र गलत है तो आपसे तो झूठ ही निकलना चाहिए, सच तो कभी निकलना नहीं चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं। हम खुद देखते हैं कि हमसे दिन भर में कई बार सच निकलता है, कई बार झूठ निकलता है। और इसके कारण में भी हम जाना चाहें तो हमें पता चलेगा कि झूठ हम वहां बोलते हैं जहां या तो किसी समस्या से बचने का हमें लगता है कि झूठ बोल के बच सकते हैं, या कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं झूठ बोल के, तभी झूठ बोलते हैं। जहां लगता है कि सच बोलने से लाभ मिल जाएगा और सच बोलने से समस्या से बच सकते हैं, वहां सच बोलते हैं। इसका मतलब है कि मेन मोटिव समस्या से बचना और लाभ की प्राप्ति के लिए ही हम चाहे सच बोलें और चाहे झूठ बोलें, उसी के लिए बोलें। दूसरा कोई मोटिव होता नहीं सच और झूठ बोलने का। सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोलना चाहिए, झूठ इसलिए बोलना बंद नहीं करते कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। ये दोनों सच और झूठ हमारे समस्या के बचने और लाभ पाने पर टिके हुए हैं। ये मीन्स है, माध्यम है, या तो किसी समस्या से बचने के लिए या तो किसी लाभ को पाने के लिए। जो हमारे जीवन का अभीष्ट है, जो लक्ष्य है कि अगर हम समस्या से बचेंगे तो मैं और मेरा परिवार दुख से दूर बचेगा, और अगर कोई लाभ प्राप्त करेंगे तो मैं और मेरा घर है वो सुख प्राप्त करेगा। तो जीवन का उद्देश्य तो ये है। जीवन का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि भाई साहब सच बोलो चाहे सर कटाना पड़े। ये कैसा सच है? ऐसा सच बोल के क्या मतलब हुआ कि सर ही कट गया? या ऐसा झूठ बोल के क्या मतलब हुआ कि उसमें भी सर कट गया? तो सच और झूठ को आप थोड़ा सा देखिए कि हम कब सच और झूठ बोलते हैं, किन स्थिति परिस्थितियों में सच और झूठ बोलते हैं, किनमें, किन स्थिति और परिस्थितियों में हम सच भी बोलते हैं और हम झूठ भी बोलते हैं, दोनों। और मेरा केंद्र नहीं बदल जाता है इतनी देर में। 24 घंटे के अंदर मेरा केंद्र थोड़ी बदल जाएगा। एक केंद्र, एक समय में बड़ा पुण्य आत्मा हो जाऊंगा और एक समय में मैं बड़ा पाप आत्मा हो जाऊंगा। ऐसे होता है क्या? 24 घंटे में हमारी कोई पर्सनैलिटी बदलती है? नहीं बदलती। तो माने मेरे अंदर से जो अभिव्यक्ति निकलती है, चाहे वो अच्छे रूप में निकले चाहे वो बुरे रूप में निकले, वो निर्भर करती है कि मेरे सामने स्थिति परिस्थितियां कैसी हैं, है ना। मेरे सामने स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं, उससे उस पर आधारित मेरे अंदर से अभिव्यक्ति निकलती। मतलब मेरी अभिव्यक्ति के लिए क्या चीज आधारित है कि मेरे सामने की स्थिति परिस्थितियां, और वो स्थिति परिस्थितियां किससे पैदा होती हैं? व्यवस्था से, जो उस समय की व्यवस्था होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे बदलाव करना चाहिए? मेरे अंदर। मेरे अंदर बदलाव करके मतलब क्या करेंगे? माने मैं खराब स्थिति में भी अच्छा ही व्यवहार करूं, ऐसा, और अपने आप को और अपने परिवार को बलिदान कर दूं, ऐसी अभिव्यक्ति चाहते हैं। क्या ये स्वाभाविक होगी? नहीं होगी स्वाभाविक। क्योंकि सामाजिक स्तर के लोग भी जब अपनी जान देते हैं समाज के लिए, तो ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। वो ठीक है कि उनका व्यक्तित्व वैसा है कि वो समाज के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन उनकी जान समाज के लिए देनी पड़ी, क्या इसका कारण नहीं जानना चाहेंगे कि उसने क्यों दी? क्या इसे ऐसा सोच के कि आह आह क्या बात है, देखो इस आदमी ने समाज के लिए अपनी जान दे दी, अब इसकी पूजा करो, पुतले लगाओ, इसके गुणगान गाओ, और बाकी सारे लोगों से ऐसी अपेक्षा करो कि वो भी अपनी जान दें समाज के लिए। क्या ये सही अप्रोच होगा? यह अप्रोच ये सही होगा कि वो एक आदमी को जो इतना मूल्यवान भी था कि समाज के लिए काम करता था, उसकी जान ना जाती, उसके क्या कारण रहे? तो आप कारण देखेंगे तो व्यवस्था में आपको कारण मिले, लोगों में नहीं मिलेंगे। वो लोगों की वजह से नहीं मर गया, ऐसी व्यवस्था के द्वारा स्थिति परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि उस व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। और उसके जान देने से भी कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि जब तक व्यवस्था वैसी है, वैसी स्थिति परिस्थितियां लगातार पैदा होती रहेंगी और लगातार ऐसे सामाजिक लेवल के लोगों की जान जाती रहेगी।
क्योंकि उसके नीचे वाले लोग तो अपनी जान देंगे नहीं, सामाजिक लोगों को ही जान देनी पड़ेगी। तो ये क्या अच्छा सिनेरियो है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें क्या ठीक करनी चाहिए? हमें व्यवस्था ही ठीक करनी चाहिए कि जहाँ ऐसी खराब स्थिति परिस्थितियां ही पैदा ना हों कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्तर के व्यक्ति को, चाहे वो शारीरिक स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक स्तर का व्यक्ति हो, और चाहे वो सामष्टिक स्तर का व्यक्ति हो, किसी को भी अपनी जान ना देनी पड़े, किसी को भी किसी दुख से ना गुजरना पड़े। जान देना तो बहुत बड़ा दुख है। किसी भी लेवल के आदमी को अपने छोटे से किसी दुख से भी ना गुजरना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और व्यवस्था कौन देगा? सीधी सी बात है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही देगा। वो भी कोई हर आदमी तो दे नहीं सकता। चेतनावान व्यक्तियों में से ही कोई व्यक्ति जो व्यवस्था के बारे में नॉलेज रखता होगा, वही उसका प्रारूप देगा। जैसा कि मैंने दिया है, संपूर्ण समाधान एक नई व्यवस्था का प्रारूप है कि वो व्यवस्था इस प्रकार की है कि किसी भी लेवल के व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रकार की दुखद परिस्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी, और फिर सबको अपने अपने लेवल पर अपना अपना योगदान देने के लिए स्वतंत्र रहेगा। और फिर ये जो ऐसे कर्म जो हैं कि पैसे ना भी दें तो भी हम करेंगे, तो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण समाधान की, उसमें पैसा है ही नहीं, वहाँ करेंसी नहीं है। तो वहाँ जितने भी लोग सब कार्य कर रहे होंगे वो बिना पैसे के लिए ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उन्हें उन कार्यों में मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी के अनुरूप कार्य होंगे। बताया था ना, गुणा गुणेषु वर्तन्तु, कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो जो जिस गुण का व्यक्ति है, उस गुण के व्यक्ति को उसी गुणों वाले कार्य मिलें तो वो उन्हें करता है, उसे अच्छा लगता है वो करना। तो उस नई व्यवस्था में उनके गुणों के अनुरूप ही, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उन्हें ज्ञान मिलेगा, कर्म मिलेगा और भोग मिलेगा। और ये तीनों मिलेंगे ही, जबरदस्ती उनसे लिए अथवा दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो व्यवस्था इस प्रकार की है। आज तक की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रही कि वो आपके गुणों के अनुसार आपकी व्यवस्था करें। ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि जब हर एक मनुष्य के गुण के अनुसार उसकी व्यवस्था होगी संपूर्ण समाधान में। फिर कह रहे सोसाइटी की नीड हो, इमरजेंसी हो, इस व्यवस्था में कभी सोसाइटी की इमरजेंसी आएगी ही नहीं। हमेशा सब चारों तरफ सब लोग खुशहाल होंगे, सब खुशी होंगे, वहाँ ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो। फिर अपने स्वार्थ से जुड़ा ना हो, वहाँ हर आदमी अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ कार्य ही कर रहा होगा, और सबके अपने अपने स्वार्थ अलग अलग होते हैं। व्यक्ति जो शारीरिक लेवल का आदमी है, उसका स्वार्थ होता है खुद का, कि वो अपने बारे में सोचता है। जो पारिवारिक लेवल का व्यक्ति होता है, उसका स्वार्थ होता है परिवार। परिवार का अर्थ ही उसका स्वयं होता है, वो पूरे परिवार को स्वयं ही समझता है, मैं और मेरा। और जो सामाजिक आदमी है, वो मैं और मेरा किसको समझता है? समाज को, पूरे को। तो पूरे समाज को खुशहाली देखती है तो उसे अच्छा लगता है, वही उसका स्वार्थ है। और चेतनात्मक व्यक्ति जो रहता है, वो समष्टिगत अर्थों में सोचता है। तो पूरी समष्टि में जब सब कुछ ठीक होता है तो उसे अच्छा लगता है, और यही उसका अर्थ है। तो सही मामले में हर प्रकार का व्यक्ति अपने ही अर्थ की पूर्ति करने के लिए उस व्यवस्था में कार्यरत होगा, जो कि स्वाभाविक है। आप देखते भी हैं, हर जीव जंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है, जो जंतु जिस लेवल का है। तो ये स्वाभाविक है। तो किसी के केंद्र को बदलने की बात नहीं है, जिसका जैसा भी केंद्र है उसे वैसी व्यवस्था मिल जाए, ये बात। और वो कार्य संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो एक नया विकल्प है, जो एक नया अल्टरनेटिव है। आचार्य प्रशांत जी से लोग पूछते हैं कि भाई अल्टरनेटिव क्या है? अब अल्टरनेटिव उनके पास है नहीं बेचारे के, इस तरफ उन्होंने कभी सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आदमी के अंदर खराब, उन्हें लगता है कि जो शारीरिक लेवल का आदमी है उसे खींच के चेतनात्मक लेवल का बनाना है, जो पारिवारिक स्तर का आदमी है उसे खींच के चेतनात्मक लेवल का बनाना है, जो सामाजिक लेवल का आदमी है उसे खींच के चेतनात्मक लेवल का बनाना है, जो कि संभव नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे किसी जानवर को आप सोचो कि वो आदमी की तरह बात करने लग जाए, उसे हम बस उसके केंद्र को बदल देंगे, नहीं बदल सकते भाई। उसके लिए उसके पूरे शरीर की संरचना ही बदलनी पड़ेगी। उस घोड़े को का शरीर ही आपको आदमी के जैसा बनाना पड़ेगा, तभी वो आदमी के गुणों की अभिव्यक्ति देगा। जब तक घोड़े के जैसा शरीर है तो घोड़े की ही अभिव्यक्ति आदमी की नहीं मिल सकती। तो जो उनके पास अल्टरनेटिव समाधान नहीं है, वो समाधान मेरे पास है।
और उसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं, उसे एक बार पढ़ के देखें। आपने आचार्य जी की इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और उनको इतना सारा सुना है, तो इस किताब को भी पढ़ के देखें, मुझे भी सुने, फिर आप चिंतन मनन करें। क्योंकि आप भी आचार्य प्रशांत जी की बातों को समाज में लेके जाएंगे तो आपसे भी यही पूछा जाए कि अल्टरनेटिव क्या है। सब्जी वाला भी यही पूछेगा, अंबानी भी यही पूछेगा, मोदी भी यही पूछेगा, हर आदमी यही पूछेगा कि भैया इस व्यवस्था को तुम हटाने की बात कर रहे हो, मतलब क्या है इसका। और नई व्यवस्था का प्रश्न तो फिर खड़ा ही होगा कि वो क्या होगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा केंद्र ठीक हो जाएगा तो वो बस व्यवस्था सब अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कैसे ठीक हो जाएगी? अभी आपका केंद्र तो ठीक है ना भाई, आचार्य प्रशांत जी का केंद्र तो ठीक ही हो गया होगा, तो उनको अभी तक सूझी नहीं कि क्या व्यवस्था होगी। जब उनको नहीं सूझी तो सबका केंद्र ठीक हो भी जाएगा तो कैसे सूझेगी? और जब तक सूझेगी, जब तक क्या करेंगे? तब तक कैसे जिएंगे? ये 8 अरब की आबादी तब तक कैसे जिएगी? कैओस नहीं हो जाएगा? सब घुसड़ मुसड़ नहीं हो जाएगी? समझ रहे हैं? तो पहले विकल्प निकालना होता है, उसके बाद उस विकल्प को जनमानस में दिया जाता है, और जनमानस उससे अगर एक लेवल तक सहमत होता है तो फिर आज की व्यवस्था से उस व्यवस्था को चेंज करने का प्रारूप स्टार्ट होता है। यही स्वाभाविक गति है मनुष्य की। मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता कि वो मौजूदा व्यवस्था को नष्ट कर दे और उसके बाद बैठ के सोचे कि अब क्या करना है ना। ये आचार्य प्रशांत जी गलती कर रहे हैं इस तरह से सोच के कि पहले तो इस व्यवस्था को बंद करो और उसके बाद बैठ के सोचेंगे अब क्या करना है। भाई साहब, या तो आप स्वीकार करो कि अभी आपका भी केंद्र ठीक नहीं हुआ है, तो फिर आपको कारण बताना पड़ेगा कि अब आपका केंद्र क्यों नहीं ठीक हुआ। आपने तो गीता पढ़ ली, आपने तो उपनिषद पढ़ लिए, आपने तो वेद आदि का अध्ययन कर लिया, अब तो आप औरों को करा रहे हैं। और अगर आपका केंद्र ठीक हो गया है तो फिर अब उससे व्यवस्था क्यों नहीं निकल रही है? उससे ये बात क्यों निकल रही है कि बाकी लोगों का भी केंद्र ठीक करो? क्योंकि आप भी तो वही शर्ट खरीद रहे हैं। जो शर्ट आप खरीद के लेके आए हैं दुकान से, उसी शर्ट को हजारों लोगों ने खरीदा होगा। जो रुमाल आप खरीद रहे हैं, लाखों लोगों ने वो रुमाल खरीदा होगा। इसी तरह का जो मोबाइल आपने खरीदा है, लाखों करोड़ों लोगों ने वो मोबाइल खरीदा होगा। तो अगर आपका केंद्र ठीक है और आप भी वही सारी खरीदारी कर रहे हैं, वैसे ही वही सब चीजें खा रहे हैं, उसी सब परिस्थितियों में रह रहे हैं, वही सब कर रहे हैं, तो फिर आपके ठीक हुए अहंकार में और औरों के खराब अहंकार में अंतर क्या हुआ? फिर कुछ भी अंतर नहीं हुआ। आप खाली बस बोले चले जा रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि कोई विकल्प दें, और उससे भी अच्छा है कि जो विकल्प मैंने दे दिया है इसको एक बार चेक कर लें। अगर ये ठीक ही निकले तो ये मेहनत करने की दोबारा जरूरत नहीं है। अगर इसमें सहमति ना बने तो फिर कोई दूसरा विकल्प आप ढूंढें, या इसमें मुझे भी कमी बताएं तो हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, है ना। या ऐसे जितने भी लोग हैं वो मिलकर ढूंढेंगे। अगर एक की बस की नहीं भी निकलता है तो वो ज्यादा सही अप्रोच होगा, बजाय इसके कि लोगों का केंद्र ठीक करें, लोगों को केंद्र ठीक करें। भाई ये केंद्र पैदाइशी होता है, पैदाइशी विभिन्न प्रकार के केंद्र होते हैं और वो व्यवस्था कैसी है उस हिसाब से बरतते हैं। महाभारत काल में भी आप इस बात को देख सकते हो कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि भाई राजा का बड़ा बेटा ही जो है वो राजा होता था, या कोई दूसरा राजा दूसरे राजा को हरा के और राजा बन जाता था। इस तरह की व्यवस्था थी उस समय। अब वो वाली व्यवस्था आज तो नहीं है। तो उस समय वो वाली व्यवस्था थी। तो अब दुर्योधन, चूंकि संयोग से जो दुर्योधन के पिता थे वो बड़े थे उम्र में, लेकिन चूंकि वो अंधे थे जन्म से, तो उनको वो राजपाट मिला नहीं, तो उनके छोटे भाई पांडु को मिल गया। फिर उनके पुत्र हुआ, इनको पांडु हुआ, उनको दुर्योधन हुआ। तो उस वाले से देखोगे तो दुर्योधन और जो युधिष्ठिर है वो लगभग समकालीन है। कुछ दिनों का फर्क होगा अगर उनके पैदाइश में होगा भी तो जब राजा तो होना चाहिए था धृतराष्ट्र, वो बड़े के हिसाब से, तो चलो तब वो नहीं बना तो उसका उत्तराधिकारी पांडु हो गया। लेकिन अब तो फिर धृतराष्ट्र का जो बेटा होगा बड़ा, उसको राज मिलेगा उस समय की स्थिति के हिसाब से। लेकिन इस बात को नहीं माना। ये दूसरे ढंग से सोचें कि भाई अब तो पांडु राजा था तो पांडु का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनेगा। तो अब कितने पीछे से आप देखोगे ये आपको देखना है कि भाई धृतराष्ट्र के आधार से देखोगे या पांडु के आधार से देखोगे। इसका मतलब है कुछ समय की व्यवस्था ऐसी थी। अगर उस समय की व्यवस्था ऐसी होती कि भाई लोग वोट करते, कि वोटिंग होती
और वो जो दुर्योधन को राजा बना देते दुर्योधन को बना देते, और या पांडु को बना देते, युधिष्ठिर को तो इसको बना देते, या कोई और भी खड़ा होता इलेक्शन में तो जनता जिसको बना देती, जैसे आज बनाती है। तो आज कोई भी खड़ा हो जाओ, आज जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा खड़ा होगा तो वो जीतेगा ही ना, कोई नया आदमी भी जीत सकता है। तो आज की व्यवस्था ऐसी है, तो लोग उस व्यवस्था के हिसाब से इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीतते हैं और जाके वहां उस पद पे कार्य करते हैं। तब ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो तब लड़ाई ही विकल्प था। तो ये लोग लड़े, पांडु भी लड़े और कौरव भी लड़े। दोनों को लगता था कि हम ही राजा बनने के योग्य हैं और परंपरा के अनुसार मुझे ही राजा बनना चाहिए। दुर्योधन को लगता था कि मैं अपने पिता की बड़ी संतान हूँ और मेरे पिता बड़ी संतान थे तो मेरा अधिकार है, और युधिष्ठिर सोचता था कि राजा तो मेरे पिता थे और उनकी बड़ी संतान तो मैं हूँ। कोई जनता में तो इन्होंने कोई इलेक्शन उस समय करवाया नहीं कि भाई जनता किसको चाहती है, और इसकी कोई पद्धति भी नहीं थी। और भगवान कृष्ण को देखें तो उनको भी इस पद्धति का ज्ञान नहीं था कि ऐसे ऐसे भी तय करा लिया जा सकता है ना। वो भी इन्हीं में से कुछ मानते रहे होंगे कि भाई युधिष्ठिर को बनना चाहिए। वो शायद इस तरह से देखते रहे होंगे कि युधिष्ठिर थोड़ा ज्यादा अच्छा आदमी है दुर्योधन की वजह, तो चलो भाई से बनना चाहिए, ऐसा सोचते होंगे उनके हिसाब से। तो कुल मिला के जैसी व्यवस्था जिस समय रही उस व्यवस्था के हिसाब से आदमी आगे बढ़ने का सोचता है। अगर आप व्यवस्था बदल देंगे तो जैसी व्यवस्था हो जाएगी फिर उस हिसाब से आदमी आगे बढ़े। तो आदमी का स्वभाव है कि जो व्यवस्था है वो पहले उसके आधार पे आगे बढ़ता है। अगर वहां उसकी दाल नहीं गलती, उसे वैसा जीवन नहीं मिलता जैसा वो जीना चाहता है, तो फिर वो टेढ़ी उंगली करता है, नहीं तो टेढ़ी उंगली नहीं करता। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां किसी को भी टेढ़ी उंगली करने की जरूरत ना पड़े, ना युधिष्ठिर को पड़े, ना कौरव को माने दुर्योधन को पड़े, ना पांडु को पड़े, ना धृतराष्ट्र को पड़े, ना कृष्ण भगवान को पड़े, किसी को ना पड़े टेढ़ी उंगली करने की। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी बहुत जगह उंगली टेढ़ी की ना, सारा जीवन उनका युद्ध करते करते ही गुजरा। युद्ध मतलब टेढ़ी उंगली, क्योंकि सीधी उंगली तो मतलब होता है कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें सबका मामला सेट हो जाए, उसे बोलते हैं सीधी उंगली। और टेढ़ी उंगली का मतलब युद्ध, लड़ाई, झूठ, कपट, धोखेबाजी, ये सब टेढ़ी उंगलियां हैं। और जब इन्होंने अपनी स्पीच खत्म की तो उसके बाद में कबीर का दोहा चला है एक। कबीर का दोहा क्या है? झूठा सब संसार है, कोई ना अपना मीत। अब देखो क्या बात कर, मतलब जितना ये पीछे से अब तक बोल रहे थे सब पे पानी फेर दिया, सब पे क्या कर दिया, एक तरह से मूत दिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं झूठा सब संसार, ये संसार सारा झूठा है। भाई तो किसका केंद्र ठीक करने की बात कर रहे हो? ये संसार और इस संसार में हम तो, ये संसार ही है सब। मैं और आप संसार नहीं है क्या? मैं और आप सब इस संसार का ही हिस्सा है, भाग है, ये संसार के ही हैं। मैं, आचार्य प्रशांत जी, आप जितने सब सुन रहे हैं, वो इस दुनिया की जितनी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं वो भी, और जो अभी हैं वो, और जो आगे पैदा होंगी वो सब इसी संसार का ही हिस्सा है। तो ये कह रहे हैं कि झूठा सब संसार, ये संसार तो सब झूठा है। तो भैया फिर किसका केंद्र ठीक करना है? कौन सी व्यवस्था को रोकना चाह रहे हो? फिर इतनी प्रजातियां नष्ट हो गई तो काहे को परेशान हो रहे हो? जब संसार ही झूठा है काहे को परेशान हो रहे हो? ये जितनी बची हैं ये भी नष्ट हो जाए, क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, इनको लेना देना है। और फिर भी ऐसे दोहे गाएंगे ये कि ये झूठा सब संसार है, कोई ना अपना मीत, यहाँ कोई हमारा मीत नहीं। और वहां जो दो लोग बैठ के गा रहे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो भी एक दूसरे के मीत नहीं है, वो भी झूठे हैं, इसी झूठे संसार का हिस्सा है। फिर ये एक जगह क्यों बैठे हैं भाई? दोनों एक ही उसको एक साथ क्यों गा रहे हैं? एक बजा रहा है, दोनों गा रहे हैं, काहे के लिए ये सहयोग कर रहे हैं अगर मीत है ही नहीं तो? अगर ये वास्तविकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मीत नहीं है, तो फिर आचार्य प्रशांत जी जो आधे घंटे स्पीच देते रहे, भैया ये किसको देते रहे? जो मीत नहीं था उसको, जिसके ये मीत नहीं थे उसको? क्या मतलब हुआ इस बात का? राम नाम को जान ही ले, अब ये पता नहीं राम नाम कौन सा है। अब सारा संसार तो हो गया झूठा, अब कोई राम नाम बचा अलग से, कोई इस संसार से अलग अब कोई राम नाम बचा, उसे जान लो तो चले सो भोजल जीत। अब बताओ, तो आपकी कोई जीत हो जाएगी किसकी? इस झूठे सब संसार में रहने वाले एक प्राणी की जीत हो जाएगी। आप देख सकते हो कि कबीर के दोहों में कितना ज्यादा विरोधाभास है, कबीर के दोहों में कितना ज्यादा विरोधाभास है, और ये उसको सही मान के चलते हैं। इसको क्या मान रहे हैं? सही मान रहे हैं कि भैया
झूठा सब संसार है कोई ना अपना मीत, राम नाम को जान ले चले सो भोजल जीत। बताइए, आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर भी किन्हीं को लगे कि मैंने गलत समीक्षा की है तो हमारे यहाँ चैनल पे ऑनलाइन लाइव डिस्कशन चलते रहते हैं, उनमें आप सीधे भी आ सकते हैं या मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, हमें बताएं तो हम आपकी चर्चा व्यक्तिगत रूप से आपके लिए रख सकते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा अपनी बात को वहाँ कहने के लिए बिना किसी रुकावट के, और उसके बाद फिर आपके साथ क्वेश्चन आंसर होंगे, या आप मुझे भी क्वेश्चन आंसर करने आ सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, जिन टॉपिक पर मैं बोलता हूँ, उन पर नहीं जिन पर मैं नहीं बोलता। कई लोग जो हैं वो मुझसे कॉल पे चर्चा करते हैं और मुझसे पूछते हैं कैपिलरी फोर्स का फॉर्मूला बताइए। अरे भाई, मैं उस पर कोई स्पीच कर रहा हूँ क्या, मुझसे वो पूछ रहे हैं? या भूगोल का कोई सवाल पूछने लगे तो भाई साहब यूक्रेन धरती के नक्शे पे कहाँ पड़ता है? ये मेरे टॉपिक थोड़ी ना है भाई। मेरे जो टॉपिक है, दर्शन मेरा टॉपिक है, वो दर्शन भी वो जो मैं दे रहा हूँ वो, और व्यवस्था वो भी जो मैं दे रहा हूँ वो, जो अब तक की रही है उसका जो है मूल्यांकन के रूप में हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जिन विषयों पर मैं बोलता हूँ उन विषयों पर मुझसे प्रश्न पूछें। आप भी जिन विषय पर बोलने आएंगे उसी विषय पर आपसे पूछा जाएगा, इधर उधर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आइंस्टीन कौन था, उसने कितनी खोज करी, उसकी खोज का क्या मतलब था, ना ऐसे उटपटांग क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति जिस बात का वक्ता है उससे उसी संबंध में चर्चा हो। जी।